हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो येस्टरडे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस के कंसेप्ट्स को पढ़ रहे थे और हमने ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट पढ़ा था। तो आज का जो एसिड बेस कंसेप्ट है हमारा वो है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये कॉन्सेप्ट एक अमेरिकन केमिस्ट ने जेएन लुईस ने ईयर 1923 में दिया था और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये सबसे ज़्यादा जनरलाइज्ड और सिंपल कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम एसिड कहते हैं और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकता है उसको हम बेस कहते हैं। तो इस तरह से एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, और जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो जैसे ये हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये BF3 है और ये अमोनिया है। तो अमोनिया के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट करेगा, तो अमोनिया और बोरोन के बीच में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये है कि इस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस में जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो लुईस बेस है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड है। ठीक है, डोनेट करने वाला लुईस बेस है और एक्सेप्ट करने वाला लुईस एसिड है। इस तरह से इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और भी एग्जांपल है हमारे पास। जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में, अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करेगा। तो जो H+ है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो H+ जो है वो क्या हो गया, एसिड हो गया, और अमोनिया जो है वो क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। इसी तरह से BF3 और F नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए वो बेस होता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। ये एसिड हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के बीच में। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो सल्फर ट्राइऑक्साइड को डोनेट कर सकता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस हो गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, एसिड हो गया। अब खुद सोच के देखो कि अरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस में और ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट में हम कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर और सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसी गैस का एसिडिक करैक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। फिफ्थ एग्जांपल है हाइड्रेशन ऑफ मेटल आयन। तो मेटल आयन है ये मेटल का आयन है और ये वाटर है। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसके खाली ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। ठीक है, खाली ऑर्बिटल में जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो डोनेट करने वाला वाटर है, तो ये हो गया लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करने वाला है वो क्या हो गया, लुईस एसिड। ठीक है, गॉट इट। अब हम लुईस बेसिस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी दो टाइप्स हैं। पहले तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। ये RnH2 प्राइमरी अमाइन होता है, इस पे भी नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है। ये अल्कोहल है, ROH। ऑक्सीजन के पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ऑर्गेनिक में दोबारा आएगा ये टॉपिक, ठीक है। और वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लेकिन न्यूट्रल हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। चूँकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये सारे लुईस एसिड हैं। दूसरी टाइप लुईस बेसिस की जो है वो नेगेटिव आयंस हैं। नेगेटिव आयंस पे नेगेटिव चार्ज तो इसलिए ही है क्योंकि इनके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। और या इनके पास जो नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से है क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेंगे, तो ये सारे लुईस बेसिस हो गए। तो लुईस बेसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो लुईस बेसिस दो तरह के होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। जो न्यूट्रल होते हैं उनमें किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और जो ये है ये नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं बिकॉज इनके पास नेगेटिव चार्ज है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये लुईस बेसिस की एग्जांपल्स होगी। लुईस एसिड काफ़ी तरह के होते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है इसमें जो टाइप्स हैं आप समझ लीजिए, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक सेंट्रल एटम है जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, जैसे BF3 ले लेते हैं। तो ये BF3 में बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट। चूँकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। और एल्युमिनियम क्लोराइड जो है, ये भी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है एल्युमिनियम का, ये भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। आयरन जो है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इनमें ये जो फर्स्ट टाइप है लुईस एसिड की, इसमें एक एटम ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप है कैटॉइन। कैटॉइन तो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बैठे ही हुए हैं। जैसे ये सिल्वर आयन है, तो ये 2 अमोनिया है, तो ये अमोनिया जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिल्वर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बन रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, मतलब सिल्वर यहाँ पे सेंट्रल मेटल है और अमोनिया जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितने भी कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे लुईस एसिड हैं। तीसरी एग्जाम्पल है कि इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पर इनके पास ना खाली ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस तरह से ये सॉल्ट बना देते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं और ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल में किसी अनोइन से या नेगेटिवली चार्ज आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, तो इस तरह के सब्सटेंसेस को भी हम लुईस एसिड कह देते हैं। ये तीसरी एग्जाम्पल होगी। चौथी एग्जाम्पल जो है, इसमें जो सेंट्रल मेटल है ना, वो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। जैसे इसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरह से इस तरह से कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है या कोई एनॉयन अटैक कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यही एग्जांपल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये पॉजिटिवली चार्ज, चाहे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये एक बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है। ये बाइकार्बोनेट आयन बन गया, या इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लुईस एसिड हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो पीछे जो 3 कंसेप्ट हमने पढ़े, क्लासिकल कंसेप्ट पढ़ा और अरहेनियस कंसेप्ट पढ़ा और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो एसिड नहीं हो सकता था। लेकिन लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस के अकॉर्डिंगली कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लुईस एसिड वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गया? एसिड हो गया। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर है उसके दोनों तरफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगे होते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल सल्फर है वो डेफिनेटली, सेंट्रल सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? सेंट्रल सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड जैसे है ये, इसके साथ 3-3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक कर देते हैं। इस तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या हो गया? एसिड हो गया। तो पीछे जो कंसेप्ट थे वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड्स एसिड क्यों है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड क्यों है, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों एसिड है। पर जो लीस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस है, ये इट वाज एबल टू एक्सप्लेन कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्यों एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्यों एसिड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो क्यों एसिड है। जितने भी लुईस बेसिस होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस पे होते हैं, क्योंकि जो लुईस बेसिस होते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं वो एच प्लस को एक्सेप्ट करते हैं। तो जितने भी लुईस बेसिस हैं ब्रॉन्स्टेड बेसिस भी हैं, पर जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो लुईस एसिड नहीं होते, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है जो एच प्लस को डोनेट करता है और लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड के बीच में। पर लुईस बेसिस तो एटलीस्ट ये है ना कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो है डोनेट कर सकता है और एच प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो अगर वो एच प्लस को एक्सेप्ट करता है तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाता है, और वो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अमोनिया की बात कर रहे हैं, ये लुईस बेस भी है और ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, बिहेव्स लाइक ब्रॉन्स्टेड बेस। लुईस बेस जो है बिहेव करता है ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। तो जितने भी लुईस बेस हैं वो
ब्रॉन्स्टेड बेसिस हैं, यानी जैसे ये अमोनिया लुईस बेस है क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड बेस इस तरह से है क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो H प्लस को एक्सेप्ट करता है या अपने इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करता है, तो बात एक ही होगी। तो इस तरह से लुईस बेस जितने भी होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं, पर ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो लुईस एसिड नहीं होते। ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीशीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस एंड शो हाउ दीज एक्ट एज सच। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड में नेगेटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये लुईस बेस हो गया। फुलराइड जो है इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये लुईस बेस हो गया। H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये लुईस एसिड हो गया। BCl3 का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इसलिए ये लुईस एसिड है। ठीक है। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। गॉट इट बच्चा। आगे है यूजफुलनेस और लिमिटेशन क्या है लुईस कंसेप्ट की। लुईस कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जनरल है, जितने भी कंसेप्ट हमने एसिड बेस के पढ़े हैं। ये इवन के सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाता है, अमोनिया की बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाता है, और कार्बोनेट की बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर पाता है, पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लुईस कंसेप्ट इतना ज़्यादा जनरल है कि इसके अकॉर्डिंगली जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से तो जो रिएक्शन है बड़ा स्लो हो जाता है, तो एसिड बेस रिएक्शन तो बड़े फास्ट होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, लुईस कंसेप्ट इतना जनरल है, इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी भी रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो वो एसिड और बेस का रिएक्शन है, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का प्रोसेस जो है बड़ा स्लो है, और एसिड बेस के रिएक्शन बड़े फास्ट होते हैं। तो इसलिए ये तो नहीं हम कह सकते कि लुईस कंसेप्ट हर जगह पे जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उनको एसिड बेस रिएक्शन ही बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, निकल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ठीक है, निकल कार्बोनिल से यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो क्या होता है, लुईस बेस होता है, और निकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो लुईस एसिड होता है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो लुईस बेस है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, किसके बीच में, निकल के बीच में और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में। तो ये रिएक्शन तो अगर एसिड बेस का रिएक्शन तो बहुत फास्ट होना चाहिए, ये तो बहुत स्लो रिएक्शन है। तो ऐसे ही अगर एसिड बेस के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। सल्फ्यूरिक एसिड जब KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। तो लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये तो एसिड ही नहीं है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, पर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है बड़ा स्लो होता है, इसलिए लुईस कंसेप्ट इसके साथ जाता नहीं है। इसके अलावा अर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो है वो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर पाते हैं, पर लुईस कंसेप्ट जो है वो एसिड बेस की स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन नहीं करता। अब ये एसिड बेस की स्ट्रेंथ क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ कि
एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने ऑस्ट्रॉल डिल्यूशन लॉ फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर आपके पास दो एसिड्स हैं, तो एसिड वन और एसिड टू, दो एसिड हैं। एक का नाम है एसिड वन और दूसरे का नाम है एसिड टू। ठीक है, तो अगर के ए सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल है, तो एसिड वन के अकॉर्डिंगली के ए वन इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और एसिड टू के अकॉर्डिंगली के ए टू इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अगर हम के ए वन अपॉन के ए टू की रेशो ले लें, तो सी अल्फ़ा सी और सी कट जाएगा, तो अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन अपॉन के ए टू हो जाएगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एच ए, एच इसलिए लगाया कि एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये एसिड वन है, और एच ए टू जो है ये एसिड टू है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम अगर दो डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू की, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कह लें, दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो है रेशो ले लें, अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन अपॉन के टू इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एच ए वन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एच ए टू। इसी तरह से बेस के लिए है रिलेटिव स्ट्रेंथ, के ए की जगह आप के बी लगा दीजिए। यहाँ पे जो ए है ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो बी है बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन अपॉन के टू, एंड बेसिस के लिए अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के बी वन अपॉन के बी टू। क्लियर है? तो ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, एमसीक्यूज़ के लिए मैंने बताया। आपने ये जो अल्फ़ा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेक्चर वन में बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो आपके पास दो एसिड हैं और दो बेसिस हैं। अगर एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू इज इक्वल टू अंडर रूट के ए वन अपॉन के ए टू। ठीक है, तो आप लिख के देख लीजिए ना, क्या है के ए, अगर एसिड वन हो तो के ए वन सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा ये हम ले लेते हैं फॉर एसिड वन। एसिड टू के लिए के ए टू सी अल्फा स्क्वायर, ये हम ले लेते हैं एसिड टू के लिए। ठीक है, तो हम सी और सी को काट देते हैं। अगर इनकी रेशो को आपने लेना है, तो इसको अल्फ़ा वन और इसको अल्फ़ा टू कर देते हैं। तो अल्फ़ा वन का स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा टू का स्क्वायर इज इक्वल टू के ए वन अपॉन के ए टू। ठीक है, आगे अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट के ए वन अपॉन के ए टू। ठीक है, एमसीक्यूज़ के लिए है, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है। गॉट इट बच्चा? क्लियर है? आगे हम डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड एंड इनकी डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डाई और पॉलीबेसिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इसमें दो से दो हाइड्रोजन होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन होते हैं। फास्फोरिक एसिड में तीन हाइड्रोजन होते हैं। जब इनको एक्वस मीडियम में डालते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताता हूँ। डाई का मतलब दो, पोली का मतलब दो से भी ज़्यादा, बेसिक का मतलब कि हाइड्रोजन होते हैं एसिड के अंदर जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझ लगेगी।
तो ये एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये तो जनरल एग्जांपल है ना, तो ये एग्जांपल समझिए, ये फास्फोरिक एसिड है, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड है, H3PO4। तो जब इसको एक्वस मीडियम में पुट करते हैं तो ये अपना एक हाइड्रोजन रिलीज़ कर देता है। तो फिर पीछे तो 2 ही हाइड्रोजन रह जाएँगे ना, चूँकि इसमें से H प्लस निकल चुका है, तो पीछे कौन-सा साइन आ जाएगा? H2PO4 पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसे Ka1 कहते हैं, ठीक है? इसे फ 1 इसलिए लिखा है क्योंकि अभी एक हाइड्रोजन निकला है, तो ये फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब ये जो H2PO4 नेगेटिव है, ये अपना एक और H प्लस रिलीज़ करता है थोड़ी मुश्किल से। तो अब पीछे HPO4 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि H2PO4 पे ऑलरेडी पहले से ही एक नेगेटिव चार्ज था, तो अब एक H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, तो अब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब HPO4 नेगेटिव जो है, ये एक और H प्लस रिलीज़ करेगा, तो PO43 नेगेटिव आ जाएगा। तो इसने बारी-बारी करके 3 हाइड्रोजन रिलीज़ किए हैं, तो ये ट्राई बेसिक एसिड है। पॉलीबेसिक है ना, पॉलीबेसिक है तो ट्राई बेसिक एसिड है। तो पहली बार जब ये अपना मतलब फर्स्ट H प्लस रिलीज़ करता है, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहते हैं। इट्स अ फर्स्ट डिसोसिएशन या फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट। Ka2 को सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, और Ka3 को थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। और जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है एसिड का, फास्फोरिक एसिड का या किसी भी एसिड का, वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फर्स्ट सेकंड अगर 2 बार H निकल रहा है, अगर 3 बार निकल रहा है, तो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। सो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, K इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। हाँ, Ka1 की जो वैल्यू है दैट इज़ लार्जर। Ka2 की थोड़ी कम हो जाती है, Ka3 की थोड़ी और कम हो जाती है, या बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि उसको हम शो भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? आगे चल के आएगा, अगले पेज पे ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई Ka1 इज़ ग्रेटर देन Ka2 इज़ ग्रेटर देन Ka3। देखिए, जब पहला हाइड्रोजन रिलीज़ होना होता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिलीज़ होता है, तो हाइड्रोजन प्लस का रिलीज़ होना ईज़ियर होता है। अब H2PO4 नेगेटिव में से दूसरा हाइड्रोजन रिलीज़ होना है, तो दूसरा हाइड्रोजन रिलीज़ होने के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो वो H प्लस को बाहर नहीं निकलने देगा या अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए दूसरे हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल है। तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। अब ये HPO4 नेगेटिव बन गया है। इसमें से आप एक और हाइड्रोजन निकालना चाहते हैं, तो इसके पे तो 2 नेगेटिव चार्ज है, तो वो 2 नेगेटिव चार्ज H प्लस को अपनी तरफ इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अट्रैक्ट करता है कि उसको रिलीज़ होने नहीं देता, तो रिलीज़ होना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसलिए Ka3 की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। सो दैट इज़ व्हाई Ka1 इज़ ग्रेटर देन Ka2 इज़ ग्रेटर देन Ka3। ये एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें सारी आपके काम आएँगी। अगर बेस होता, तो KB1 इंटू KB1 ग्रेटर देन KB2 ग्रेटर देन KB3। गॉट इट? यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये उसके Ka1 की वैल्यू जो है बहुत ही लार्ज है। Ka2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो गई, और Ka3 की वैल्यू गिवन ही नहीं है। मतलब कि इतनी ज़्यादा स्मॉल और नेग्लिजिबल है कि मतलब देने की ज़रूरत ही नहीं है। डेटा में ये वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो इस तरह से Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3 रीज़न आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पर मैंने बोल के सारा आपको समझा दिया है। गॉट इट? ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी, ये आपके रेफरेंस के लिए दी हुई है कि Ka1 इज़ ग्रेटर देन Ka2 इज़ ग्रेटर देन Ka3। गॉट इट बच्चा? क्लियर है? ओके।
बेस के लिए भी ऐसे ही होगा कि बेस में एक हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होगा तो इसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो Kb1 होगा और जब दूसरा हाइड्रोजन रिलीज़ होगा तो ये जो है Kb2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि BOH ट्वाइस जो है उसमें से एक OH निकल जाता है तो BOH प्लस बन जाता है। अब ये BOH प्लस में से आप एक OH नेगेटिव निकालना चाहते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा B2 प्लस। तो वो BOH प्लस जो है OH नेगेटिव को निकलने देना ही नहीं चाहता। तो इसलिए Kb1 जो है वो Kb2 जो है वो बहुत स्मॉल होगा। तो इस तरह से Kb1 इज़ लार्जर देन Kb2। ठीक है? अगर Kb1 का आपने एक्सप्रेशन लिखना है तो ये Kb1 की इक्वेशन है। प्रोडक्ट ऊपर रखना है उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, नीचे रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। Kb2 की एक्सप्रेशन अगर आपने लिखनी है तो ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर प्रोडक्ट क्या है B2 प्लस ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय BOH। B स्टैंड फॉर बेस, OH स्टैंड फॉर हाइड्रोक्साइड। तो जैसे Ka1 ग्रेटर देन Ka2 होता है ऐसे Kb1 ग्रेटर देन Kb2 होता है। ठीक है, गॉट इट। आप इसके लिए एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ले सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आपने ये जनरल एग्जांपल नहीं याद करनी तो ये उसका Kb1 है। तो ये AlOH ट्वाइस प्लस और एक OH नेगेटिव बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये AlOH ट्वाइस प्लस ये Kb2 है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दिखा देना। ठीक है, अब एक OH और निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे OH नेगेटिव आ जाएगा। अब ये एक और OH बाहर निकाल सकता है। तो इसका मतलब कि AlOH ट्वाइस Kb3, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एल्युमिनियम में और हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है Kb3 ग्रेटर देन Kb2 ग्रेटर देन Kb1। जैसे एसिड के केस में हुआ था सेम वैसे ही आपने बताना है। ठीक है बच्चा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने लुईस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में बात करी और हमने पॉली बेसिक एसिड्स के बारे में बात की और डिसोसिएशन ऑफ पॉली एसिडिक बेसिस के बारे में भी बात की। ये पॉली एसिडिक बेसिस थे, ये जो एग्जाम्पल कराई है। पीछे पॉली बेसिक एसिड्स थे। आई एम श्योर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।